इकोसिस्टम में आज क्या पढ़ना था बताओ? टाइप ऑफ इकोसिस्टम। साइज के आधार पर है, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। लिखिए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम। पहला लिखेंगे नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम। नैनो माने छोटा, तो ये कोई छोटा सा गड्ढा भी हो सकता है, इवन स्मॉल डिचेस। छोटे गड्ढे जो हैं वो भी क्या है, एक प्रकार के इकोसिस्टम है। तो छोटे गड्ढे क्या है बताओ? इकोसिस्टम है। दूसरा उससे थोड़ा बड़ा, उसे क्या कहेंगे? माइक्रो इकोसिस्टम। जैसे तालाब, पॉन्ड या तालाब, क्या है ये? माइक्रो हैं। अगला क्या था? कल बताया था इसके बारे में, वैसे मैक्रो इकोसिस्टम। झील और नदियां। और मेगा। मेगा में कौन था? महासागर, है ना, ओशियन वगैरह। तो ये किसके आधार पर है बताओ? उनके साइज के आधार पर है। ये साइज के आधार पर हो गया। एक और हो सकता है अनदर टाइप, कंपोनेंट के आधार पर, जिसमें पूरे कंपोनेंट हों उसे कहेंगे कंप्लीट या पूर्ण, और जिसमें कुछ कम होंगी कुछ चीजें नहीं होंगी उसे क्या कह देंगे? अपूर्ण। ठीक है ना। चलिए अगला लिखेंगे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। पूर्ण एवं अपूर्ण इकोसिस्टम। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। कंप्लीट क्या होता है? ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट। सभी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक घटक उपस्थित हैं तो वो कैसा कहलाएगा? पूर्ण।
कल बताया हूं कि कौन संरचनात्मक है कौन कार्यात्मक है, किससे किससे इसकी संरचना हुई है और क्या क्या इसके काम है। ठीक है, और इनकम्प्लीट का क्या हो जाएगा, बोलो, सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट प्रेजेंट। सम माने कुछ, कुछ उपस्थित है कुछ नहीं है, तो वो कैसा कहलाएगा बताओ, इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर सभी हैं तो कंप्लीट, अगर कुछ हैं पूरे नहीं हैं तो इनकम्प्लीट। ठीक है, जैसे जितने भी कुछ बताओ एक आध, जैसे लेक है, रिवर है, ओशियन है, ये सब कैसे हैं, कंप्लीट है। इसमें सब कुछ है, वाटर है, मिट्टी है, सॉइल है, बैक्टीरिया है, लाइट है, सब कुछ है। और ये कैसे हो जाएंगे, जैसे डीप ओशियन। डीप ओशियन का मतलब गहरे समुद्र में सब कुछ थोड़ी ना है, वो तो वहां लाइट ही नहीं जा रही है, सारे प्लांट भी नहीं उग सकते हैं। और एक्वेरियम भी जो होता है जिसमें मछली पालते हैं, उसमें भी तो सब कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ बना के डाले हुए हो, तो ये आर्टिफिशियल का भी उदाहरण है। ठीक है, एक्वेरियम आ गया समझ में। अगला लिखेंगे मैन मेड एंड नेचुरल एंड मैन मेड। मिटाऊं, अब तो हो गया, अभी भी नहीं हुआ। अगला है नेचुरल एंड मैन मेड। मैन मेड को आर्टिफिशियल भी कहते हैं। मैन मेड मतलब जो किसने बनाया हो, तो ये है मानव निर्मित और ये है प्राकृतिक। तो इसमें कुछ लिखवाने वाली बात नहीं है, जो प्रकृति ने बनाया है ऐसे इकोसिस्टम कैसे कहलाएंगे, नेचुरल, और जिसे मनाई ने बनाया है वो कैसे कहलाएंगे, मैन मेड। जैसे प्राकृतिक आप जानते हैं, जैसे लेक है, रिवर है, ओशियन है, ये सब मनाई नहीं बना सकता था कि बना लेगा। तो ये सब कैसे हैं बताओ, नेचुरल, इन्हें प्रकृति ने खुद से बनाया है। ठीक है, मैन मेड की बात करें तो जैसे एक्वेरियम तो है ही है, और बताओ क्रॉप फील्ड हो गए, खेत, गार्डन, ये सब किसने बनाया है, मनुष्य ने खुद ही बनाया है। तो ये कैसे हैं बताओ, मैन मेड है। तो ये थे टाइप ऑफ इको सिस्टम। चले आगे, मिटा दें, मिटा दें आसमां।
सब बहुत शादियां हैं, नींद ही पूरी नहीं होती है। चलो बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। जो सबसे पहला फंक्शन था प्रोडक्टिविटी, उसके बारे में जानते हैं। उत्पादकता, चलिए लिखेंगे सबसे पहले उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी एक निश्चित एरिया है, उस एरिया में जितना भी बायोमास है, लेकिन वो बायोमास प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया गया होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए बायोमास को ही क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इन गिवन एरिया amount of biomass that made by photosynthesis in given area amount of biomass that made by photosynthesis is known as productivity। ठीक है ना? दिए गए क्षेत्रफल में बायोमास की मात्रा, दिए गए क्षेत्रफल में बायोमास की मात्रा जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाई गई हो, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाई गई हो, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो आप एक बात बताओ, उत्पादकता में क्या एनिमल भी शामिल हो सकते हैं? देख के बताओ परिभाषा। क्या एनिमल शामिल होंगे? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो इसमें लिख देना ओनली इंक्लूड प्लांट, इसमें केवल प्लांट शामिल हैं। ठीक, अगला है यूनिट। यूनिट माने मात्रक। काहे से नापोगे? तो जैसे बायोमास को अगर आपको मापना है तो होती है केजी मीटर स्क्वायर। अगर आप एनर्जी को मापन कर रहे हैं तो होता है किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। ठीक, कल कहाँ रहा है? परसों। एक दिन नहीं आई हो अभी तुम। हाँ, सब पता रहता है। चलिए आगे। एक और शब्द है रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की दर। लिखो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। दर हमेशा किससे संबंधित होती है? टाइम से, है ना? तो रेट रिलेटेड विथ टाइम। तो बायोमास के लिए दर हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ईयर क्या हो गया? ये समय। टाइम से रिलेटेड है तो टाइम आ गया ये।
इसी प्रकार एनर्जी के लिए किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हो गया क्या? अब लिखेंगे यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का उपयोग। It is used to compare two ecosystem। जैसे है एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम में तुलना करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक है प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें होता है दो, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता में दो घटक हैं प्राइमरी में। एक है जीपीपी और एक है एनपीपी। लिखिए जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी का पूरा नाम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए, जितना कुल उत्पादन हुआ खर्चा भी मिले। जैसे मान लो कि हमने किसी से पूछा कि नॉर्मली ये शब्द चलता है, गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहा है या कहीं पर भी, तो उससे पूछते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस कटते हैं उसको छोड़ दो, टोटल कितनी बनती है। जैसे उसने कहा 40,000 बनती है, लेकिन उसमें से 10% मेरा पीए कट जाता है और ये कट जाता है, वो कट जाता है, लेकिन मुझे मिलती 40,000 में से केवल 32,000 है। तो 40,000 उसकी क्या हुई? ग्रॉस सैलरी। 32,000 उसकी क्या हुई? नेट सैलरी हुई। समझ गए? तो ये क्या है बताओ? जीपीपी क्या है? कुल जितना उस पर बनता है टोटल। और ये क्या होता है? तो सर यहां खर्च कितना होता है? ये नेट है, ये नेट है। और ये कितना है? टोटल। दैट मेड बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने जितना कुछ बनाया वही क्या है? लेकिन प्लांट में कुछ चीजें खर्च भी होंगी, है ना? काहे में खर्च होंगी? रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिक अन्य भी प्रोसेस है, मेन है। जैसे मान लो रेस्पिरेशन लॉस। तो ये खर्च होने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा एनपीपी। तो बताओ हमेशा कौन बड़ा होना चाहिए? जीपीपी ज्यादा होगा या एनपीपी? तो हमेशा कौन बड़ा होता है? जीपीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीपी, क्योंकि ये तो नेट सैलरी है, ये तो कटने के बाद है। आ गई ये बात समझ में? तो क्या मैं लिख सकता हूं, एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि एनपीपी बराबर
GPP माइनस R। व्हाट इज R? रेस्पिरेशन लॉस। बताओ सही है ना? लिखो। है एनसीईआरटी? देखो काहे के लिए नहीं लाते हो एनसीईआरटी तुम लोग? देखा करो ना, सब दिया है। क्या पता सब दिया भी है कि नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं चेक कर लो, शायद मिल जाए आंख मूंद के। चला जाए। बोलो। मिटाए? स्पेशल नोट, मान लो ये ग्रास है, घास है ये, और इसका जो बायोमास की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो जीपीपी मान लो 100 है। कितनी है बताओ? 100 है। तो ये रेस्पिरेशन तो कर रही होगी। बोलो, अगर इसमें रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो रेस्पिरेशन लॉस तो होगा। बोलो, तो रेस्पिरेशन लॉस होगा। फिर इस घास को कोई खाएगा, मान लो काऊ आके इसको खा गई, तो काऊ ने क्या 100 का 100 खा लिया? या मैं ये कहूं कि काऊ ने एनपीपी खाया? बोलो क्यों? क्योंकि जीपीपी तो कुल है, उसमें से रेस्पिरेशन लॉस आर हो गया, तो जो बचा वो एनपीपी ना उसके पास था, तो जो इसे खाएगी वो क्या खाएगी? काऊ जो खाएगी वो क्या खाएगी? मतलब मैं कह सकता हूं जो दूसरे लेवल में एनर्जी जाती है वो जीपीपी जाती है या एनपीपी जाती है? एनपीपी जाती है। एक से जो दूसरे में गई वो कौन जाती है? एनपीपी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनपीपी जाती है। सही बात है। देखो दूसरी बात, ये खर्च हो जाता है तो यही ज्यादा रहता है, ये तो कम ही रहेगा। अभी अभी लिखवा चुका, क्योंकि इसी में तो कम हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जीपीपी हमेशा ज्यादा रहेगी एनपीपी से। बोलो, तीसरी एक और चीज बता रहा हूं, क्या कभी एनपीपी 0 हो सकती है? कब हो सकती है? जब सारा का सारा उसकी एनर्जी रेस्पिरेशन में ही लॉस हो गई हो। तो एनपीपी बराबर 0 हो सकती है, हो सकती है। कब होगी लेकिन?
देखो आपने कहा था अभी कि अगर आपको एनपीपी चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा जीपीपी माइनस आर, और अगर आर बराबर किसके हो जाए जीपीपी के, तो जीपीपी माइनस जीपीपी, तो एनपीपी बराबर है लिखा है, पढ़ो है, हाँ लिखा। हो गया होगा अब। चलें, हो गया है अब। लिखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन, नंबर पहला देखो कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता कम है, किसी में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है प्लांट की प्रजाति पर डिपेंड करेगा, डेजर्ट में है या कहां पर है इस पर भी निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर करेगा बताओ, बताओ, स्पीशीज ऑफ प्लांट, पौधे की प्रजाति पर निर्भर करेगी प्रोडक्टिविटी, कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी या उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। दूसरा और किस पर निर्भर करेगा, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का इकोसिस्टम है। नैनो है तो स्वाभाविक प्लांट कम होंगे, आर्टिफिशियल है तो प्लांट ही नहीं होंगे, तो वहां प्रोडक्टिविटी क्या आएगी, तो इस पर भी निर्भर करेगी कि वो इकोसिस्टम किस प्रकार का है। तीसरा और कौन सा, नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक स्थितियां, नेचुरल कंडीशन जैसे बारिश कम हो रही है, धूप ही धूप हो रही है, तो कहां से फिर ऐसे बारिश है ना, तो उसके लिए भी प्रकार प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो तीसरा है नेचुरल कंडीशन लाइक रेन वगैरह, जैसे बारिश, इस पर भी ये क्या करेगी, बोलो, डिपेंड करेगी। आगे लिखेंगे कंपेयरिंग ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की तुलना करना। बोला था कि तुलना कर सकते हैं, तुलना करते हैं, चलो कंपेयरिंग ऑफ इकोसिस्टम। पहली तुलना करते हैं लैंड एंड वाटर, ठीक है ना, लिखेंगे कंपेयर इन लैंड एंड वाटर, अप्रॉक्स 30% धरती है और 70% पानी है, पता है आपको,
फिर भी इस पर हम लोग कंपेयर करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो जैसे पहला नंबर है इन लैंड पर देखते हैं। लिखिए जितना भी इस पृथ्वी में क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट बोलो? 30%। तो लिखेंगे 30% ऑफ टोटल एरिया है ये, 30% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है बोलो? 115 टन। कितने में? टोटल आउट ऑफ 170। 170 में 115 टन की प्रोडक्टिविटी लैंड की है। ठीक, लिखो। ठीक है, वाटर की बात करें, इन वाटर 70% ऑफ टोटल एरिया। और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये कितनी है? 55 टन आउट ऑफ 170। तो देखो इसका एरिया ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है। तो लैंड और वाटर की तुलना की जाए तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? तो ऑर्डर क्या बनेगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ज्यादा है। बोलो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर से। वाटर पे एरिया भले ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। मिल गया? लिखा हुआ सही? कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है। हाँ हो गया क्या? अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्या कारण है कि उसमें एरिया ज्यादा होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है? बोलो। तो देखो मैंने वहां पर लिखवाया था प्रोडक्टिविटी निर्भर करती है, उसका एक कारण बताया था नेचुरल कारण। ये नेचुरल कारण के कारण हो रहा है। नेचुरली क्या होता है, जो लाइट का पेनिट्रेशन होता है वो पानी में अधिक गहराई तक नहीं हो सकता है। और आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी में मैक्सिमम पार्ट पर समुद्र है जहां पर पानी भरा हुआ है और उसकी डीप सतह पर लाइट नहीं जा सकती है। और लाइट नहीं जाती है तो नीचे प्लांट वगैरह नहीं है, जिससे प्रोडक्टिविटी पानी में कम हो गई है। ठीक है ना? तो यहां पर लिख देना कि कारण क्या है, तो कारण लिख देना यही, प्रकाश का भेदन, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। कारण लिख दो, क्या कारण है इसका, क्या कारण है यहां लिख देना, कारण प्रकाश का
भेदन। भाई लाइट को अगर लैंड पे पहुंचना है तो आसानी से पहुंच जाएगी, लेकिन अगर पानी के नीचे तक जमीन में जाना है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और लाइट नहीं जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा क्या? और प्रकाश संश्लेषण से ही तो बायोमास को आपको प्रोडक्टिविटी बननी थी। तो जब लाइटें नहीं जा रही तो काहे की प्रोडक्टिविटी बन पाएगी? बोलो सही है? बोलो आ रहा समझ में नहीं आ रहा? पक्का? चलिए, तो ये बात हो गई थोड़ा किसकी? प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, आगे हमें देखना है डीकंपोजिशन, अपघटन कैसे होता है किसी जगह। अब घटक आएंगे उसे डीकंपोज कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए अपघटन, डीकंपोजिशन। बता दूं अब? ठीक, डीकंपोजिशन। क्या है डीकंपोजिशन बताओ? एक मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। बोलो क्या करना? ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना। जैसे CO2 और H2O, इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि वह डीकंपोज हो गया। इसे कौन करते हैं? जो करते हैं उसे कहते हैं डीकंपोजर। तो कोई पूछे कि अपघटन की प्रक्रिया क्या है तो क्या बताओगे? बोलो, लिखेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना। ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। क्या कहलाता है? डीकंपोजिशन। इट इज डन बाय डीकंपोजर। यह डीकंपोजर के द्वारा किया जाता है। डीकंपोजर के द्वारा किया जाता है। अब देखो भाई, हो गया क्या? ये लिख गया, जल्दी लिखो। हो गया? अब इधर देखो, ये जो CO2 और H2O बना है, इसकी एक शर्त है कि कब आप इसे डीकंपोजिशन कब कहोगे। ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बना, इसकी एक शर्त है कि इट मूव इनटू सॉइल। इसे कहां जाना चाहिए? मिट्टी में ही जाना चाहिए, या हवा में फैल जाए या फिर कहां चला जाए। जैसे गैस है तो कहां चली जाए? वो पूरे इन्वायरमेंट में चली जाए, है ना। और अगर कोई ऐसा मटेरियल बन रहा तो किसमें मिल जाए? मिट्टी में। तो ये पूरी प्रोसेस डीकंपोजिशन कहलाएगी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिलाना क्या है? डीकंपोजिशन है। मतलब इसको कहां जाना चाहिए? इट मूव इनटू सॉइल। सॉइल में भी जाना जरूरी है। ठीक है, लिख लो।
चलिए हो गया, बोलो। प्रोसेस लिखेंगे। ए दिव्या, ये उठाओ इसको। दिव्या हमारा नाम है ना, सही है? क्या होता है इसका मतलब? क्या मतलब होता है? दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्तियां, शक्तिमान। शक्तिमान के साथ के पास थी अलौकिक शक्तियां, फिर से आ रहा है शक्तिमान है? नहीं नहीं, फिर से शक्तिमान, मुकेश खन्ना जी फिर से शक्तिमान बन रहे हैं और नया सीरियल आएगा। उसका जो मेन विलन था वो कौन था? तमराज किल्विस, वही था। पर उससे ज्यादा भौकाल कौन मचाए रहता था? द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल। याद आया? तुम लोग देखते नहीं थे ना, तुम लोग के जमाने में शक्तिमान कहाँ। हम लोग के जमाने में तो ऐसा था कि जिस समय वो चालू होता था संडे को 12 बजे, तो 12 बजे के आसपास मार्केट में भीड़ कम हो जाती थी, इतना क्रेज था। बच्चे बूढ़े सब शक्तिमान देख रहे हैं। तो 11 बजे से नहा धो तब तैयारी कर लेते थे कि शक्तिमान आने वाला है। और जो धोखे से मैच वैच आ गया भाई, DD1 में भी कभी कभी क्रिकेट आने लगता था तो शक्तिमान का सीरियल गायब। तो इतना हम लोग का दिमाग खराब होता था, बताओ ये मैच आ रहा है शक्तिमान नहीं आ रहा, क्या हो गया। फिर अगले संडे को आएगा, क्योंकि संडे टू संडे आता था, रोज नहीं आता था। अरे गोपी बहू कहाँ उसके आगे थी। चलिए आगे लिखेंगे। प्रोसेस डेट्राइटस, कैसे डीकंपोजिशन होता है उसकी प्रोसेस देखो। इसके लिए आया सबसे वर्ड्स पहला डेट्राइटस। ये है अपघटक पदार्थ, डीकंपोजर मटेरियल, है ना। ये पदार्थ हैं जिन्हें हमें क्या करना है? डीकंपोज करना है। तो डेट्राइटस वो चीजें होती हैं जिन्हें डीकंपोज किया जाता है। ये डेड लीफ, डेड एनिमल हो सकते हैं। तो ये क्या है? डेड लीफ और डेड एनिमल। जैसे मर गए पत्ती टूट करके गिर गई तो हम उन्हें क्या कहेंगे? डेट्राइटस कहते हैं। तो डेट्राइटस क्या है बताओ, बोलो। तो ये जैसे पत्ती टूट करके गिर गई, ये है ऑर्गेनिक मटेरियल, इसके अंदर भरे हुए हैं सब। क्या भरा है? ऑर्गेनिक मटेरियल को काहे में कन्वर्ट करना चाहते हो? तभी तो वो क्या कहलाएगा? ये है। तो डेड लीफ और डेड एनिमल्स क्या कहलाएंगे? बोलो बोलो, डेट्राइटस। अब ये पत्ती को सबसे पहले छोटी छोटी पत्तियों में तोड़ा जाएगा, टुकड़ों में तोड़ेंगे। ये टुकड़े भी इनऑर्गेनिक नहीं हो गए हैं, ये अभी भी ऑर्गेनिक ही हैं। सर कौन तोड़ेगा? तो हम इन लोग तोड़ के रखेंगे क्या? नहीं, इसको जो काटेंगे उन्हें कहते हैं डेटरीवोर। क्या कहते हैं? इसमें जैसे कीड़े हो गए, अर्थवॉर्म हो गया, केचुआ वगैरह, ये सब कौन है? डेटरीवोर्स हैं, जो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। मैं प्रोसेस बढ़ा रहा हूं, डिकम्पोजिशन कैसे होगा, कोई चीज विघटित कैसे होती है, पत्ती कैसे गल करके मिट्टी में मिल जाती है। तो पहले पत्ती गिरी तो वो मर गई, मरे हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? डेट्राइटस। वो अभी ऑर्गेनिक है, उसमें कीड़े उसको काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जो पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है उसे डेटरीवोर कहते हैं, जैसे कीड़े और केचुआ। ठीक है, लिखो।
इसमें 5 प्रोसेस काम करेंगी, फ्रेगमेंटेशन से लेकर के मिनरलाइजेशन तक। मिनरल बनाएंगे इससे, लेकिन अब ये मिनरल आज नहीं बन पाएगा, तो इसकी पूरी प्रोसेस फर्स्ट से लेकर के 5 तक कब कंप्लीट करेंगे? कल। ठीक है, कल मिलते हैं।